आज के द भारत ग्लोबल इंडस्ट्रीज फोरम के इस उद्घाटन कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के सम्माननीय सतीश कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित दिल्ली सरकार के हमारे सम्माननीय मंत्री मनिंदरजीत सिंह जी सिरसा, राज्यसभा के हमारे साथी श्री विक्रमजीत सिंह जी साहनी, यूएस में भारत के पूर्व एम्बेसडर श्री तरनजीत सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल अमित शर्मा जी, लेफ्टिनेंट जनरल आर के आनंद जी, इस फोरम के संयोजक श्री राजकुमार गोयल जी, मिस मृणाल तायल जी, मिस शालिनी चौहान जी और सामने उपस्थित सभी प्रबुद्धगण। भारत ग्लोबल इंडस्ट्रीज फोरम एक अच्छे और नए संगठन की आप लोगों ने शुरुआत करी है, लेकिन सामान्यतः ऑर्गेनाइजेशन बनाते समय और ऑर्गेनाइजेशन चलाते समय हम कुछ संकल्प करते हैं, कुछ अच्छे मुद्दों को लेकर, अच्छे विषयों को लेकर साथ आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये संकल्प आपके केवल सेमिनार और वार्ता तक सीमित नहीं रहेंगे, ये संकल्प जमीन पे भी परिणित होंगे। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक विकसित भारत की यात्रा को शुरू किया और जब इस विकसित भारत की यात्रा को शुरू किया, उस समय हिंदुस्तान दुनिया की 5 फ्रजाइल इकोनॉमी में आता था और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। अब आपने भी इस फोरम का गठन किया है और भारत की इस विकास यात्रा में इस फोरम के साथ आगे बढ़ने का संकल्प किया है और इसलिए जो पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है, उसके परिणाम इस प्रकार से भी हम सब लोगों को गौरवान्वित करते हैं कि अभी दुनिया की वैश्विक परिस्थिति में जब ये लगने लगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को नई प्रकार की चुनौतियां हैं, उस सारे परिदृश्य के बीच में हमने 2 दिन पहले ही समाचार पत्रों में देखा है कि 2026 में इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी अर्थव्यवस्था ने बहुत अच्छी शुरुआत करी है और हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 7.8% हो गई। ये जो हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.8% हुई है, ये इस बात को भी दर्शाता है कि पीएमआई हमारे देश की 7.5% हाई है, स्टील प्रोडक्शन 8.5% बढ़ा है। देश में जो रोजगार के, फॉर्मल रोजगार के जो आंकड़े जो प्रोविडेंट फंड के माध्यम से कलेक्ट होते हैं, वहाँ इस देश में 22 लाख नए फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुए हैं और 60% जो है इसमें 18 से 25 साल के लोगों के ही हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस 15 अगस्त पे भी एक नई रोजगार पॉलिसी का हम लोगों के सामने प्रस्तुत करी। सर्विस सेक्टर में भी जहां पर बढ़ावट हुई है, वहीं एयर कार्गो 13.9% अप हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम को भी अगर देखा जाए इन आंकड़ों में, तो सीमेंट प्रोडक्शन जो है वो 8.9% अप हुआ है, स्टील कंजम्पशन भी 7.5% अप हुआ है और कुल मिलाकर भारत ने 7.8% की जो ये वृद्धि दर तय करी है, ये इस बात को दर्शाता है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत अर्थव्यवस्था है, हम हर हालत में दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो उसके पीछे 11 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक फिलॉसफी के साथ, एक संकल्प के साथ और एक नीतियों के साथ सरकार आगे बढ़ी है।
सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी, उसका पहला उन्होंने मंत्र दिया कि हमको गवर्नमेंट सेक्टर में जो फाइलें पड़ी रहती हैं उनकी कंप्लायंस को रिड्यूस करना चाहिए। और कंप्लायंस रिड्यूस हो, इसके लिए सरकार नए कानूनों को इस देश में लेकर के आई। नए कानूनों के माध्यम से हम लोगों ने कंप्लायंस को काफ़ी रिड्यूस करने का काम किया। एक समय था जब हमारे देश में कोई भी कंपनी अगर सिक होती थी तो BIFR की अलग प्रक्रिया होती थी, उससे आदमी निकलता था तो AIFR में जाता था। सेल टैक्स की अलग प्रक्रिया होती थी, लेबर की अलग प्रक्रिया होती थी। इन सारी प्रक्रियाओं में होने के बाद कंपनियां उठ ही नहीं पाती थी। सरकार IBC जैसा प्रगतिशील लॉ लेकर के आई और आज हम देख रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि कोई कंपनियां बंद हो, बल्कि उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की बात को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है वो डीक्रिमिनलाइजेशन है। हमारे यहाँ पर जो उद्योग धंधे के लोग काम करते थे, कुछ छोटी छोटी अनावश्यक बातों का कंप्लायंस पूरा नहीं होता था तो क्रिमिनल केस तुरंत लगता था। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा संकल्प व्यक्त किया है कि ऐसे सिविल कार्य, ऐसे बिजनेस के कार्य जिसमें अननेसेसरी हम बिजनेसमैन को हरेस ना करें, उसके डीक्रिमिनलाइजेशन की ओर जाना चाहिए। और सरकार जन विश्वास बिल लाकर इसको कई कानूनों को हमने डीक्रिमिनलाइज किया। इवन लेबर क्षेत्र में जो 1500 से ज़्यादा कंप्लायंस पे क्रिमिनल केस लगे हुए थे, सरकार ने उसको ईज आउट किया। और आज तो परिणाम ये है कि हम जन विश्वास बिल 1 से अब रिसेंट जो अभी पार्लियामेंट सेशन आया है, हमने जन विश्वास बिल 2O प्रस्तुत किया है। अब हम उसके दूसरे चरण की ओर जा रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा इस समय तरक्की का आधार है वो डिजिटलाइजेशन है। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने डिजिटलाइजेशन की ओर कदम बढ़ाए हैं। आज भारत ने इकोनॉमी के सेक्टर में, सर्विस के सेक्टर में और लोक कल्याण के सेक्टर में भी ये डिजिटलाइजेशन की ओर कदम बढ़ाया है। सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाओं को जनधन, आधार और मोबाइल से लिंक किया गया है और हमने डिजिटलाइजेशन की इस ताकत को हिंदुस्तान आगे लेकर के आगे बढ़ा है। जो चौथा बड़ा विषय है वो इस देश में सबसे बड़ी बात परमिट लेने की है। मैं अपने मंत्रालय की अगर बात करूं तो हमारे मंत्रालय में परमिशन लेने के लिए, अगर बिजनेस चलाने की जो परमिशन है, वो एक समय था जब कांग्रेस के राज में अगर आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस और CRZ क्लियरेंस चाहिए होती थी तो इस देश में औसत 3 साल लगते थे, जिसको घटा करके हम 75 दिन के ऊपर लेकर के आ गए। और हमारी जो SOP है, हमारा जो कानून का मैंडेट है, वो हमें कहता है कि मिनिमम 105 दिन लगने चाहिए और TOR देने के लिए 30 दिन लगने चाहिए। लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, आप मेरे मंत्रालय में चेक कर लो, हम 105 दिन से भी कम 75 दिन में EC और 25 दिन में TOR देने का काम करते हैं। और ये हम इसलिए करते हैं कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम परिवेश 2 पोर्टल लेकर के आए हैं। सरकार में कभी फाइलें एक दूसरे से बात नहीं करती, इसलिए अगर एनवायरनमेंट की चल रही हो तो फॉरेस्ट वालों को पता नहीं है, फॉरेस्ट वालों की चल रही हो तो वाइल्ड लाइफ वालों को पता नहीं है। हमने सबको एक कंपोजिट, एक ही प्लेटफॉर्म पे ला करके इस तरीके से काम किया है। केवल मेरे मंत्रालय में नहीं, प्रधानमंत्री जी की जो फिलॉसफी है, हम होल ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। कोई एक मंत्रालय अपने आप में एकल होकर काम नहीं कर सकता, हम पूरे सरकार के बारे में सोचकर उस फिलॉसफी के आधार पर काम करते हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात है वो स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस है। और आज हमें ये कहते हुए गर्व है कि सरकार ने इस प्रकार के प्रोत्साहन की नीतियों को दिया है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप अगर कहीं बनते हैं तो वो भारत के अंतर्गत बनने का काम होता है। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी हो, परमिशन देने की बात हो, फैसिलिटेट करने की बात हो, सरकार ने पिछले 11 साल में ट्रेड को फैसिलिटेट करने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है,
कि बाजार में आप जब कोई भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो आपको व्यवसायिक क्षेत्र में और फाइनेंशियल क्षेत्र में जो रिजॉल्व करनी है, इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करनी है, उसको लेकर के सरकार का दृष्टिकोण क्या है। आज 10-11 सालों में हमने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत किया है, हमने रिजॉल्व करने की प्रक्रिया है उसको मजबूत करने का काम किया है। इसके साथ ही साथ आप देश में जब ईज ऑफ डूइंग की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि ईज ऑफ लिविंग को सुधारा जाए। हम केवल ईज ऑफ डूइंग की बात करेंगे और ईज ऑफ लिविंग की बात नहीं करेंगे तो कभी भी हम चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और इसलिए ईज ऑफ लिविंग के लिए पहली जो शर्त है कि देश में अफोर्डेबल हेल्थ केयर होनी चाहिए। जब मोदी जी सरकार में आए थे तो एक राज्य में 2 या 3 मेडिकल कॉलेज होते थे। पिछले 10 साल में सरकार ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, आज लगभग हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बन गया है, इतनी ज़्यादा तरक्की करी है। बल्कि हर प्रदेश में आज सरकार के द्वारा एम्स बना दिया गया है। 10 साल में हम लोग ये तरक्की लेकर के आए हैं। गरीब आदमी के लिए अफोर्डेबल हेल्थ केयर हो, इसके लिए सरकार आयुष्मान योजना जैसी योजना लेकर के आई है। दूसरा एक और जो विषय है और आने वाले समय में तरक्की के लिए सबके लिए जरूरी है वो डिजिटल एक्सेस है। डिजिटल एक्सेस से ही फाइनेंशियल एक्सेस के लिए भी हम लोग एक माहौल देते हैं और आज हिंदुस्तान में ये डिजिटल एक्सेस सबसे ज़्यादा बड़ा है। लेकिन जो तीसरी सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि हम इस बात से अब इनकार नहीं कर सकते कि हम इस सारे औद्योगिक प्रगति के इस काल में अर्बनाइजेशन की ओर जा रहे हैं। हमारा अर्बनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर लिवेबल हो, इस बात के लिए काम करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और अर्बनाइज स्ट्रक्चर लिवेबल हो, इसके लिए हम देश के 130 शहरों में स्वच्छ वायु इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन स्वच्छ वायु के साथ साथ देश के अर्बनाइज सेक्टर का, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का विषय हो, चाहे पब्लिक यूटिलिटी का विषय हो, चाहे पब्लिक फैसिलिटी का विषय हो और चाहे अर्बनाइज सेक्टर्स में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का विषय हो, इसको लेकर के हम लोग काम करके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो आपका फोरम है ये 3 विषयों पे प्रैक्टिकल काम करना चाहिए। पहला इस विषय को लेकर के काम करना चाहिए कि हम देश के ह्यूमन रिसोर्स के बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए क्या अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हम ये तो कहते हैं हमारे पास यंग डिविडेंड है, हम दुनिया के सबसे यंग नेशन हैं, पर प्रैक्टिकली हम कहाँ नीचे ले जा पा रहे हैं। जो स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, जो स्किल अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी के रोजगार योजना की बात कर रहे हैं और इसलिए ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए ज़मीनी स्तर पर काम करने का विषय है। और दूसरा हमारी इकोलॉजी के विषय में है। दुनिया में 3 बड़े संकट हैं। एक जो बड़ा संकट दुनिया का है वो धरती के तापमान बढ़ने का है, जो जलवायु परिवर्तन का बड़ा संकट है। दूसरा जो बड़ा संकट है वो बायोडायवर्सिटी के लॉस का है और बायोडायवर्सिटी के इम्बैलेंस होने का है। और तीसरा जो बड़ा संकट है वो डेजर्टिफिकेशन का है, ज़मीन के बंजर होने का है। और मैं ये बात इसलिए जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि प्रधानमंत्री जी का जो विज़न रहता है कि दुनिया जब क्लाइमेट पे बात कर रही है, दुनिया जब क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है, 1972 से बात चल रही है, इसमें हमको कोई ऐसे एक्शन प्रोग्राम बनाने चाहिए जो हम नए विषयों को लेकर के चलें। और इसलिए दुनिया में जब ये चर्चा चली कि दुनिया का ये जो जलवायु परिवर्तन का संकट है उसके लिए हर देश अपने अपने एनडीसीज देवे, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन हर देश दे। भारत ने भी पेरिस समझौते के बाद अपने 3 क्वांटिटेटिव और 5 क्वालिटेटिव लक्ष्य दिए। क्वांटिटेटिव का अर्थ ये है कि भारत ने तय किया कि हम 3 ऐसे लक्ष्य देंगे जिसको हम संख्या के आधार पर प्राप्त करेंगे और 5 एडेप्टेशन के लक्ष्य होंगे जो लोगों के जीवन में और व्यवहार में परिवर्तन ला करके जलवायु संकट के लिए काम करेंगे। जो 3 क्वांटिटेटिव लक्ष्य हम लोगों ने दिए उसमें पहला हमने दिया कि भारत के रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को बढ़ाएंगे। और मेरे को आपको बताते हुए खुशी है कि ये लक्ष्य जो 40% का था
भारत ने दुनिया के सामने पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा कि हम इसको 2030 तक प्राप्त करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और विजन के कारण भारत ने लक्ष्य 2021 में ही प्राप्त कर लिया है। दूसरा, हम लोगों ने कहा कि हम कार्बन एमिशन को 2005 की तुलना में हम लोग कम करेंगे और इस लक्ष्य को भी भारत ने 2021 में ही प्राप्त किया और भारत ने अपने रिवाइज एनडीसी पेश किया। तीसरा जो बड़ा लक्ष्य दिया वो भारत के कार्बन सिंक को, जिसको हरित हमारी जो धरा है उसका जो कार्बन सिंक है उसको बढ़ाने का है। और अभी जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई उसमें भी भारत 2030 तक उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। दुनिया में प्रधानमंत्री जी ने रिन्यूएबल की क्षमता को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन की रचना करी। आज दुनिया के 137 देश उसके सदस्य हैं। एक समय होता था जब क्लाइमेट की बात करने के लिए लोग जेनेवा जाया करते थे या बड़ी जगहों पे जाया करते थे, लेकिन आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसके 137 मेंबर है, इसका हेडक्वार्टर भी भारत में ही गुड़गांव में बनाया गया है और ये रिन्यूएबल के क्षेत्र में एक बड़ा काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन बना है। दूसरा, जो क्लाइमेट के संकट के कारण आज हम भी सब जगह देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचता है। रोज हम पहाड़ी क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, तूफान के कारण समुद्री क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। भारत ने इसमें दुनिया भर में आपस में समझ को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग के एक्सचेंज के लिए CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बनाया और उसका भी हेडक्वार्टर भारत में ही रखने का तय किया है। तीसरा, ऐसा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इंडस्ट्री हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री है, जहाँ पर कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र हो सकता है, स्टील का क्षेत्र हो सकता है, सीमेंट का क्षेत्र हो सकता है, एल्यूमिनियम का क्षेत्र हो सकता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री मानी जाती हैं और इसलिए इसमें ग्रीन एनर्जी का सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे संगठन को बनाया है। दुनिया में बायोडायवर्सिटी के कारण जो सबसे बड़ी बात है, धरती का जो बैलेंस बिगड़ता है और इसलिए जहाँ पर बेस्ट इकोलॉजिकल सिस्टम होता है वहाँ पर बिग कैट्स पाई जाती हैं। बिग कैट्स माने लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा। ये दुनिया की 7 बिग कैट्स हैं। दुनिया के 97 देशों में पाई जाती हैं। तो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम रहे, हमारा बायोडायवर्सिटी का सिस्टम मेंटेन रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया है और उसका भी हेडक्वार्टर भारत में ही रखा गया है। ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले समय में दुनिया में क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम की ओर हमारी इंडस्ट्रीज को जाना होगा। ये केवल सेमिनार करने के लिए बात नहीं होनी चाहिए। ग्रीन एनर्जी ज़्यादा अच्छी कैसे आ सकती है, इनोवेशन और रिसर्च, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट मानना है कि ये देश की युवा पीढ़ी 2 ही जगहों से होकर आगे निकल सकती है, या तो विज्ञान की प्रयोगशालाओं से या खेल के मैदानों से। और इसको लेकर के सरकार के द्वारा नए इनिशिएटिव उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक नया नारा दिया है, मिशन लाइफ। और मैं जब IITs में जाता हूँ, इंडस्ट्री सेक्टर से बात करता हूँ, बाकी भी सेक्टर से बात करता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि भारत ये जो मिशन लाइफ के जो 7 आयाम हम लेकर के चलते हैं, उन 7 आयामों पे अगर हमारे नए स्टार्टअप खड़े हों, अगर नई टेक्नोलॉजी को हम लेकर के आएँ, नए बिजनेस वेंचर हम खड़े करें, नए तरीके से हम इन चीज़ों को सोचें, तो हम निश्चित रूप से एक कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। ये 7 आयाम हैं। सबसे पहला है कि हम आज जिस सिविलाइजेशन में रह रहे हैं ये एनर्जी बेस है। हमारे लाइफ में जितना एनर्जी का कंजम्पशन है उससे ज़्यादा और किसी चीज़ का कंजम्पशन नहीं है। आप चाहे गाड़ी से आते हो, किचन में काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, सेमिनार में काम करते हो, दिस ऑल सिस्टम एनर्जी ड्रिवन है। अगर ये माइक भी ना चले तो मेरी बात भी आप तक नहीं जा सकती। पूरी मानव सभ्यता की सबसे बड़ा संकट है कि हम एनर्जी डिपेंड हैं और इसलिए एनर्जी कंजम्पशन दुनिया का सबसे बड़ा मेरे को लगता है किसी भी सरकार के प्रबंधन का है। इसलिए पहला विषय है सेव एनर्जी। सेव एनर्जी को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर के अच्छा काम हो सकता है। दूसरा, दुनिया का जो सबसे बड़ा संकट है वो आने वाले समय में फूड का संकट है। तो हाउ टू मैनेज टू वेस्ट फूड, इस पे हम थॉट के साथ क्या काम कर सकते हैं।
तीसरा जो सबसे बड़ा संकट है वो पानी का है, इसलिए सेव वाटर ये एक तीसरा एक बड़ा विषय है। चौथा जो बड़ा विषय है वो हम कोई ऐसा परिवार नहीं है जो रोज़ 1 से 1.5 किलो कचरा ना निकालता हो। दिल्ली में जहाँ 6 करोड़ की आबादी एनसीआर रीजन में हो गई है, अगर आधा किलो कचरा भी रोज़ निकालें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इसका जो प्रबंधन है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी वेस्ट टू वेल्थ की बात करते हैं, इससे एनर्जी से लेकर के सब चीज़ बनाने की बात करते हैं। और पांचवा जो सबसे बड़ा विषय है कि आज हमारे कोई भी घर में ऐसा सामान नहीं है जो जो ई वेस्ट ना हो। तो हाउ टू मैनेज ई वेस्ट। अभी कुछ दिनों पहले यूएनडीपी की डायरेक्टर एंगर एंडरसन से मैं बात कर रहा था, मिशन लाइफ के बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने एक चीज़ कही कि मैं आपके प्रधानमंत्री जी की भावनाओं को समझती हूँ। धरती और प्रकृति जो कुछ हमें देती है सबसे साफ देती है। धरती हवा साफ देती है, हम रिटर्न गिफ्ट में हवा खराब करते हैं। धरती पानी साफ देती है, हम रिटर्न गिफ्ट में पानी खराब करते हैं। और इसलिए धरती की ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक चीज़ उन्होंने मुझे कही, कितना समय होगा कि धरती में से हम चीज़ निकालेंगे और अपना उपयोग करके छोड़ देंगे। आपके एक मोबाइल में केवल प्लास्टिक नहीं होता, शीशा भी होता है, लेड भी होता है, 10 तरह की चीज़ें होती हैं। इसलिए ई वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये जो पांचवा है ये सॉलिड वेस्ट के बाद ई वेस्ट मैनेजमेंट, और छठा बैन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, और सातवां हेल्दी लाइफ स्टाइल। ये सातों विषय प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ के हैं। इंडस्ट्री अपने आप में अलोन में नहीं चल सकती, हमें इसके लिए टेक्नोलॉजी का विकास, इसके लिए पॉलिसी में तो सरकार कर ही रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को लेकर हमको इसको लेकर के आगे बढ़ना होगा। भारत दो ही चीज़ों से आगे बढ़ सकता है। भारत अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो देश में सबसे बड़ा काम कर रहे हैं वो गरीबी को दूर करने का काम कर रहे हैं, लेकिन गरीबी को दूर करने के साथ देश की बड़ी आवश्यकता विज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ने की है, और इसलिए भारत ने स्पेस के सेक्टर में भी अपने आप को आगे बढ़ाया है। भारत ने उस अनंत संभावनाओं का विस्तार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है, जो एक समय के आर्यभट्ट की गणना से लेकर और अब गगनयान तक जा रही है। हम ऐसा एक महान देश बनने तो जा रहे हैं, हम एक देश की आवश्यकताओं को पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन 2047 का भारत किसी की प्रतिस्पर्धा में नहीं, अपने लॉजिक और अपने एथिक्स को लेकर के आगे बढ़े, अपने वैल्यूज़ को लेकर के आगे बढ़े। देश के हर आदमी को संसाधनों का एक्सेस कराकर हम देश को मजबूत करें। यही स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और उसके साथ ईज़ ऑफ लिविंग, ये जो 3 मंत्र प्रधानमंत्री जी ने हमें 15 अगस्त से को दिए हैं, और 15 अगस्त में भारत को जो नया संकल्प दिया है, इस नए संकल्प में हम अपने अपने क्षेत्र और अपने अपने फोरम के माध्यम से क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उस दृष्टि से आगे बढ़ें। और आपके संस्थान ने, आपके संगठन ने जो अपना ये पहला कार्यक्रम किया है, ये तो शुरुआत है, लेकिन ये संस्थान और ये आपका जो संगठन है, ये इस दिशा में अनवरत कार्य करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।